है कि प्रोविजन, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर्स को रिड्यूस करते हैं? बैड डेट्स डेटर्स को रिड्यूस करते हैं? ये दो सवाल है, ठीक है। इनका आंसर सुनिए एक कहानी में। एक लड़का था, उस लड़के ने रात को एक सपना देखा कि वो कहीं जा रहा था और पीछे से एक गाड़ी आई और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया, ठीक है। और कुछ दिन बाद वो जा रहा था और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। दोनों में से किसमें उसको नुकसान हुआ? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? सेकंड में। फर्स्ट में तो सिर्फ सोचा था, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, ये आपका नुकसान वाला। आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अभी प्रोविजन बनाया है, हो सकता है आपको बैड डेट्स हो जाएं, समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है आपको बैड डेट्स हो जाएं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स इज नॉट अ लॉस, इज अ प्रोविजन। बट बैड डेट्स इज अ लॉस, वो डेटर्स को घटाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर्स को नहीं घटाए। ये कहानी याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। इज दैट ओके? गॉट इट? हाँ जी बोलो। लॉस तो नहीं हुआ ना, लॉस तो नहीं हुआ ना, एंड दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी, दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हाँ, वो भी नहीं करेगा डेटर्स को कम करेगा। अच्छा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स की आप एंट्री क्या करते हैं? P&L अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, एम आई राइट? क्या इस एंट्री में कहीं डेटर्स का नाम लिया आपने? लेकिन बैड डेट्स की एंट्री क्या करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, करते हैं कि नहीं करते? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स ने डेटर्स को घटा दिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट ने डेटर्स को नहीं घटाया, ठीक है। इज दैट ओके? डिस्काउंट दे दिया तो डेटर्स घटे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ने भी डेटर्स को नहीं घटाया। बड़ी सिंपल बात है। प्रोविजन तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाते रहो, लेकिन वो एक्चुअल का तो नुकसान नहीं है, और उससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा नहीं फायदा, उसको एक लिमिट तक दे सकता है। अब आप तो सारा ही मान लो लॉस, तो सारा ही P&L अब अपना डेबिट कर लो, तो फिर आपको थोड़ा कुछ फायदा होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी, टैक्स घटाने के लिए सबसे ज्यादा कंपनी इंटरेस्ट को यूज करती है। अगर आपको वो सीक्वेंस याद हो, EBIT माइनस आई, EBT माइनस टी, तो सबसे बड़ा सोर्स आपका टैक्स घटाने का है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसीलिए डेट को टैक्स डिडक्टेबल सोर्स ऑफ मनी कहते हैं। डेट को क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेबल सोर्स ऑफ मनी, क्योंकि डेट लेने से हमारा टैक्स बचता है, इक्विटी से हमारा डेट टैक्स नहीं बचता, क्योंकि अब इनके बाद जो बच जाएगा इसमें से आप डिविडेंड दो, तो डिविडेंड टैक्स के बाद दे रहे हो, टैक्स कट चुका है ऑलरेडी। इंटरेस्ट टैक्स से पहले दे रहे हो, तो इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट घटता है और टैक्स घटता है, लेकिन डिविडेंड देने से आपका टैक्स नहीं घटता, क्योंकि डिविडेंड आपके प्रॉफिट को घटाता नहीं है। डिविडेंड इज अ काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ योर प्रॉफिट, सो डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, सो इक्विटी इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल सोर्स। इज दैट ओके? गॉट इट? अच्छा, नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू gross profit upon net sales या फिर RFO into 100। बेटा GP is equal to net sales minus COGS, ठीक है। GP is equal to net sales minus COGS। I believe you know this, ये तो आपको मालूम है।
आपने बचपन में एक ट्रेडिंग अकाउंट किया है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी आता है और P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये जीपी आ गया आपका। फिर अगला नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स multiplied by 100, where net profit is equal to net sales minus COGS, GP तक आ गए, minus indirect expenses plus other income, अगर कोई है तो। अदर इनकम क्या होगा, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इस तरह से अगर कुछ है सो वो यहां पर आ जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से समझे। इस सीओजीएस में आपने एक तरह का एक्सपेंस इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। कौन सा? कॉन्सेप्चुअली कुछ बातें मेरे से ध्यान से सुने, वहां एमसीक्यू में काम आती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली जुड़े हैं। अगर आपने ये खर्चे नहीं किए तो प्रोडक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं। कोई बच्चा अगर कहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से नहीं जुड़े होते तो वो बेवकूफ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, अगर वो नहीं करे तो प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, मगर इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे वेजेस आप देते हैं मजदूर को, आप मत दीजिए, कल से वो काम पे नहीं आएगा, आपकी प्रोडक्शन बंद, ठीक है। आपकी बेकरी में आपने एक शेफ रखा हुआ है, एक कुक रखा हुआ है, वो आपका काम कर रहा है, वही आपके लिए पैटीज पेस्ट्री बनाता है, आपने उसको वेजेस नहीं दी, आज वो कल आया नहीं, आपकी बनेगी कैसे पेस्ट्रीज? पैटीज बंद हो जाएंगी। मगर आपने अपनी बेकरी के लिए एक अकाउंटेंट रखा है, वो अकाउंटेंट आपके स्टाफ को सैलरी और ये और वो सब करता है, मत दीजिए उसको सैलरी। लेकिन एकदम से प्रोडक्शन बंद नहीं होगी, इट मे अफेक्ट द प्रोडक्शन बट लेटर स्टेज। जैसे वो आया नहीं, इस महीने सैलरी बटने में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, सेल्स रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मजदूरों ने कुछ गड़बड़ कर दी, बट दैट कैन बी अ लेटर थिंग। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका एक्सपेंस जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा मगर इनडायरेक्टली, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह का हो सकता है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। जो ऑपरेशन से रिलेटेड है उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, और जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। जैसे आपका काम है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, एक लड़की लकड़ी बेचती है, ठीक है, दिया है मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है। एक लड़की लकड़ी बेचती है और वो लकड़ी खरीदने और लकड़ी बेचने में जो नुकसान उठाती है उसका वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसने एक ट्रक रखा हुआ है और उस ट्रक पर जो है वो लकड़ी लाती है और ले जाती है, ठीक है। ये लड़की क्या लाती है? लकड़ी लाती है और ले जाती है। लड़की और लकड़ी को इंटरचेंज मत करना, नॉनसेंस हो जाएगी मेरी बात, ठीक है। ये लड़की लकड़ी बेचती है। अब इसका ट्रक का जो खर्चा है, कहीं पेट्रोल का एक्सपेंस है, तो वो जो है वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इस लड़की ने ये ट्रक बेच दिया, ट्रक बेचने पर इसको 50,000 रुपए का लॉस हो गया, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दैट इज व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इसका काम लकड़ी बेचना और खरीदना है, ना कि ट्रक बेचना और खरीदना, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और, एक खर्चा किसी के लिए ऑपरेटिंग हो सकता है और वही खर्चा किसी के लिए नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसी की दुकान है जूतों की, तो जूतों की दुकान पर मार्कर का खर्चा कैन बी अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो कभी मार्कर जरूरत पड़ गया हो किसी काम के लिए तो उसने मंगा लिया हो, बट फॉर पीपल लाइक मी इट इज टोटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एम आई राइट? हाँ या नहीं? फोटोकॉपी का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, फॉर देम इट कैन बी नॉन ऑपरेटिंग, बट फॉर मी इट इज ऑपरेटिंग। फॉर अ शेयर ब्रोकर,
स्टॉक एक्सचेंज की फीस इज टोटली ऑपरेटिंग, बट फॉर मी हु इज नॉट डीलिंग इन शेयर्स, और अगर करता भी है तो साइड में डील करता है, मेन काम मेरा वो नहीं है, सो फॉर मी इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग। तो वही खर्चा किसी के लिए ऑपरेटिंग और किसी के लिए नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का डिफरेंस समझ रहे हैं बेटा अब? चलिए अगला फॉर्मूला इसी से कनेक्टेड है, अगले दो कनेक्टेड है इनफैक्ट। नेट प्रॉफिट रेशियो के बाद अगला है मेरे पास ऑपरेटिंग रेशियो। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं होंगे इसमें, सारे नॉट सारे रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेशियो विल बी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO into 100. Here operating cost is equal to COGS plus operating expenses. Now you know what are operating expenses. To specify, इसमें लोगों ने बांटा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। बेटा समझना एक बात को, प्लीज यहां ध्यान देना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्यों बोला गया इन दोनों में। आप जब आप प्रोडक्शन करते हो सकता है ये बातें मेरी आपके एमसीक्यू में काम आए, प्लीज ध्यान से सुना करो। आप जब प्रोडक्शन करके माल बेचते हो तो उसको मैं उन खर्चों को मैं 3 सर्कल में बांटता हूं बेटा। सबसे पहले आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री एरिया। उस प्रोडक्शन की लिखा पड़ी होती है ऑफिस, और फिर उस माल को बेच दिया जाता है ना। ये वाला हिस्सा क्या है, दिस इज टोटली डायरेक्ट, जो आप पहले ले चुके हो। तो 2 सर्कल कौन से बच गए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये खर्चे आपके नॉन ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे, मगर नॉन डायरेक्ट। ठीक, क्या चौथा फॉर्मूला बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स या फिर RFO, ये और है बेटा, डिवाइड नहीं है, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ यू नो व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज दैट ओके? अच्छा, एक स्पेशल नोट वो ये कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, operating ratio plus operating profit ratio, they will always be equal to 100%. ये दोनों हमेशा 100% होंगे। Is that okay? फॉर्मूले से भी समझ आ रहा है, नीचे नेट सेल्स ही है और ऊपर एक में ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, मैंने कहा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल हमेशा 100%। यहीं से देख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यानी कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इफ आई टेक ऑपरेटिंग कॉस्ट हियर, नेट सेल विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दोनों के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, वो ध्यान से समझें। मैं शुरू कर रहा हूं नेट सेल्स से। नेट सेल्स में से अगर मैं COGS माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। एम आई राइट? क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। और इसमें से फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। क्या मैं ठीक कह रहा हूं?
क्या ये सीक्वेंस आपको ठीक लग रही है? तो यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग जीपी, तो सीक्वेंस कुछ ऐसा है, जीपी ओपी एनपी, ठीक है। सबसे पहले जीपी निकलता है, फिर ओपी निकलता है, फिर एनपी निकलता है। तो अगर आपको कहीं जीपी दिया हो और ओपी निकालना हो तो आपको ये सीक्वेंस याद रहे, कहीं एनपी दिया हो और ओपी निकालना हो तो उल्टा चलना है। तो ये सीक्वेंस आपको बहुत काम आने वाला है, जीपी से लेकर एनपी तक का, सेल्स से एनपी तक का। इज दैट ओके? क्या ये चारों रेशोज आपको समझ में आ रही हैं? यहां पर कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, it is saying cash sales being 25% of total sales, purchases is this, credit sale is this, excess of closing stock over opening stock is this. पहले तो इस डेटा को और क्रेडिट सेल को यूज कर लेते हैं। इफ कैश सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सेल्स, सुनना बेटा, पहले समझना, दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स is equal to 75% of total sales, है ना? है या नहीं? अगर कैश सेल्स 25% है तो क्रेडिट सेल्स 75% हुई। लेट टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का 75% इज इक्वल टू क्रेडिट सेल विच इज गिवन एज 3 लाख। एम आई राइट? क्या मैं कह सकता हूं ये? क्या कह सकता हूं x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3 लाख? 75% को 3/4 बोल सकता हूं? मैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूं, है ना? 75/100 होगा एंड 75/100 इज 3/4। जैसे 25% 1/4 होता है, सो x इज इक्वल टू 4 लाख, मेरी टोटल सेल्स आ गई, है ना? टोटल सेल्स आ गई, एक काम हो गया। अब जीपी निकालने के लिए अगर मैं सीओजीएस कहीं से जुगाड़ कर लूं तो मेरा जीपी भी आ जाएगा, फिर मैं जीपी रेशियो निकाल लूंगा। परचेजेस दी है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज 25,000, और यहां पर लिखा है, मैं लिख रहा हूं, यहां पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू लेट्स से 20,000, मैं अपनी तरफ से ओपनिंग स्टॉक 20,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नाउ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 25,000। क्लोजिंग है नहीं, ओपनिंग है 20, तो ये हो गया 25, यानी कि क्लोजिंग हो गया कितना? 45,000। क्या ये ठीक है? अब सीओजीएस निकालना आसान है। ओपनिंग स्टॉक इज 20 प्लस परचेजेस इज गिवन 345 माइनस क्लोजिंग इज हाउ मच? 45, तो 3,20,000 रुपया मेरा सीओजीएस आ गया। और जीपी कितना? सॉरी, जीपी आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, दैट इज सेल्स, माइनस 320, तो यानी 80,000 आ गया। जीपी रेशियो 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। ठीक है जी? मैंने यार अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा था। नंबर 12 कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो 92%। आपको एक बार याद दिला दूं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एम आई राइट? तो मैं यहां कह सकता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इज इक्वल टू 0.92, है ना? मैंने 100 हटा दिया, इधर से 100 हटा दिया, यहां से लेफ्ट साइड से, और इधर से परसेंटेज हटाकर डेसिमल्स में लिखते हैं। ठीक है? अब यहां पर आपको दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सीओजीएस निकालना है जी। मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेता हूं पहले। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स कितनी हो गई? 3 लाख, 2,80,000 हो गई बेटा। 3 लाख माइनस सेल्स रिटर्न, हाँ जी ठीक है। सो इट बिकम 0.92। कैन आई से ऑपरेटिंग कॉस्ट is equal to 2,80,000 into 0.92? What I get is 280 into 0.92, 257,600. 257,600. Now operating cost
is equal to COGS plus operating expenses. Now that is 257,600 is equal to COGS plus 47,000. So it becomes COGS is equal to 210,600. क्या ये ठीक है? बात समझ में आ रही है बेटा? देखना बेटा, अगर क्रेडिट सेल्स 90% ऑफ टोटल सेल्स हैं तो कैश सेल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स हो गई, तो 10% ऑफ TS इज इक्वल टू 1 लाख, सो TS इज इक्वल टू 10 lakhs. टोटल सेल्स आ गई बेटा, 10/100 को 100/10 किया तो टोटल सेल्स आ गई. नाउ GP इज इक्वल टू 10 लाख का 25% यानी कि 2,50,000. और मुझे क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट. सो नेट प्रॉफिट इज GP माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी कर सकते हैं हम एज पर द क्वेश्चन. So 2,50,000 minus 10,000, so it is 240. So now my NP ratio is 240 upon 10 lakh multiplied by 100, so it comes out to be 24%. Is that okay? बताएं बेटा, सभी को समझ आ रही है बात? क्या नहीं समझ आ रहा वो बताइए.